हरे कृष्णा एवरीवन। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं विद कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स। हमने अभी तक डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग देखे, जैसे जॉब, बैच, प्रोसेस, ऑपरेटिंग, कॉन्ट्रैक्ट। ये सारे कॉस्टिंग के मेथड्स का काम क्या था? इनकी मदद से हम खर्चों को कैलकुलेट कर रहे थे कि हमारा खर्चा हुआ कितना। अब एक बात बताओ यार, जब मैं कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स में आ रही हूँ तो क्या वापस से बैठ के खर्चे कैलकुलेट करने वाली हूँ क्या? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि भाई मेथड्स ने तो पहले ही खर्चा कैलकुलेट करके बता दिया। अब हम कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स के अंदर खर्चों को एनालाइज करने वाले हैं। एनालिसिस के लिए हमारे पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स हैं। पहला है मार्जिनल कॉस्टिंग, दूसरा है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और तीसरा है बजटरी कंट्रोल। सबसे पहले बात करते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग की। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आप वेरिएबल खर्चों को अलग करते हो, फिक्स खर्चों को अलग करते हो और इसकी मदद से ऑर्गेनाइजेशंस डिसीजन बनाती हैं। जैसे लेट्स से मेरे पास ऑप्शन है कि मैं अपना रॉ मटेरियल खुद प्रोड्यूस करूं या फिर मैं बाहर से किसी से खरीद लूं। तो ये दोनों में से मेरे को क्या करना चाहिए? कॉस्ट का कंपैरिजन करके मार्जिनल कॉस्टिंग मुझे सही डिसीजन लेने में हेल्प करेगा। प्राइस क्या सेट करना चाहिए मेरे प्रोडक्ट का? अगर मेरे पास एक नया ऑर्डर आ रहा है, मेरे को उसे लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? ये सारे डिसीजंस लेने में आपको मार्जिनल कॉस्टिंग हेल्प करने वाला है। बात करें अगर हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, तो इसका काम होता है स्टैंडर्ड सेट करना हर एक खर्चों के लिए। सो लेट्स से हमने मटेरियल कॉस्ट के लिए स्टैंडर्ड सेट किया 100 रुपए का। तो अगर 100 रुपए का मटेरियल कॉस्ट का स्टैंडर्ड है, लेट्स से एक्चुअल में मेरा ये खर्चा 120 रुपए का आ गया। मैंने स्टैंडर्ड सेट किया था 100 रुपए का, मतलब मैंने सोचा था कि 100 रुपए का खर्चा आना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में खर्चा कितना आ गया? 120 का आ गया। डिफरेंस है दोनों के बीच में, तो ये डिफरेंस कितना है? 20 रुपए का। ये जो 20 रुपए का डिफरेंस है ना, इसको बोलते हैं हम वेरिएंस। इस वेरिएंस का एनालिसिस किया जाता है अंडर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। तो पहले हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे, स्टैंडर्ड और एक्चुअल को कंपेयर करके देखेंगे, जो भी डिफरेंसेस मतलब वेरिएंसेस आएंगे उनको एनालाइज करेंगे अंदर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। नेक्स्ट आता है हमारे पास बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल के अंदर ऑर्गेनाइजेशन अपने पूरे डिपार्टमेंट्स का, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू कितना होगा, खर्चा कितना होगा, प्रॉफिट कितना होगा, ये सारी चीज़ों को बजट करती है, बजट प्रिपेयर करती है, ताकि हमें पता हो कि हमें क्या अचीव करना है इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कवर मार्जिनल कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग होता क्या है? ये एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर आप खर्चों को 2 पार्ट में बांटते हो। पहला वेरिएबल, दूसरा फिक्स खर्चा। वेरिएबल खर्चों को प्रोडक्ट के कॉस्ट में चार्ज किया जाता है, वहीं जो फिक्स खर्चा होता है इसको हम पीरियड कॉस्ट मानते हैं। क्योंकि यार देखो, जो फिक्स खर्चा है वो एक्चुअल में पीरियड का ही खर्चा है ना। जैसे रेंट, डेप्रिसिएशन, ये सारे खर्चे फिक्स्ड नेचर के हैं। फिक्स इसलिए क्योंकि ये मेरे यूनिट्स के बढ़ने से या यूनिट्स कम प्रोड्यूस करने से कम या ज़्यादा नहीं होते। जैसे रेंट अगर मैं 10,000 रुपये महीना दे रही हूँ तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता रेंट वाले को, मतलब लैंडलॉर्ड को, कि भाई मैं क्या प्रोड्यूस कर रही हूँ, मैं 0 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ या 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही हूँ, उसको कोई नहीं फर्क पड़ रहा। इन दैट केस वो खर्चा किस टाइप का है? फिक्स्ड नेचर का है। और अगर आप देखो तो रेंट एक महीने का चार्ज होता है, मतलब हम एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए रेंट चार्ज कर रहे हैं, इसीलिए फिक्स्ड खर्चा है, पीरियड का खर्चा है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग ने बोला कि भाई साहब ये खर्चा तो फिक्स्ड नेचर का है, पीरियड का है ना, क्या प्रोडक्ट के बढ़ने या घटने से ऊपर नीचे हो रहा है क्या? आंसर इज नो। तो ये खर्चा हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड तो है ही नहीं, इसीलिए इस खर्चे को हम प्रोडक्ट के ऊपर चार्ज नहीं करेंगे, इसको हम लेके जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर वेरिएबल खर्चे प्रोडक्ट की कॉस्ट पे जाते हैं, फिक्स खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाते हैं। ठीक है, और इसी की मदद से हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, अपने डिसीजंस बनाते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्टिंग तो हमको समझ आ गया, एक टाइप की टेक्निक है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? पहली बात तो कॉस्ट लिखा है मतलब खर्चा है। अब ये खर्चा किस टाइप का है उसको समझते हैं। लेट्स से अभी आप 1000 यूनिट्स बना रहे हो जिसमें आपका खर्चा पड़ रहा है 10,000 रुपये, है ना। अब आप 1 यूनिट ज़्यादा बनाना चाहते हो तो आप 1001 यूनिट बना रहे हो जिसमें अब आपका खर्चा पड़ रहा है 10,010 रुपये। इन दैट केस मैंने 1 यूनिट बढ़ाई जिससे मेरा 10 रुपये का खर्चा बढ़ गया, है ना। तो मार्जिनल कॉस्ट मतलब जब आप 1 यूनिट को बढ़ाते हो तो उससे जो खर्चा बढ़ता है उसको हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। इसको ना आप एक और तरीके से देख सकते हो कि लेट्स से आप अभी 1000 यूनिट्स बना रहे हो 10,000 रुपये का खर्चा करके। अब लेट्स एज्यूम कि मैं 1 यूनिट कम करना चाहती हूँ, मैं 999 यूनिट्स बनाना चाहती हूँ और इसमें मेरा खर्चा पड़ रहा है 9,990 रुपये। तो मैंने अगर 1 यूनिट कम की तो इससे मेरा कितना खर्चा कम हो रहा है? 10 रुपये।
तो मार्जिनल कॉस्ट इज जब आपका एक यूनिट बढ़ाने से जो खर्चा बढ़ता है उसको हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं, या फिर आप एक यूनिट घटा रहे हो तो उससे जो खर्चा कम हुआ उसको हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। तो एक यूनिट के बढ़ने से एक यूनिट के घटने से जो भी खर्चा बढ़ रहा है या घट रहा है उसको हम मार्जिनल कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, अगर आप नोटिस करो तो मार्जिनल कॉस्ट एक यूनिट के बढ़ने से एक यूनिट के घटने से जो खर्चा ऊपर नीचे हो रहा है हम उसको बोल रहे हैं। एक बात बताओ यार, जो खर्चे फिक्स्ड नेचर के होते हैं उनको कोई फर्क पड़ता है क्या कि तुम एक यूनिट ज़्यादा बना रहे हो या एक यूनिट कम बना रहे हो? आंसर इज नो। इन दैट केस जो मार्जिनल कॉस्ट आ रहा है वो वेरिएबल नेचर का खर्चा है, क्योंकि ये यूनिट्स के चेंज होने से चेंज हो रहा है। पर एक बात बताओ, क्या मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट सेम कंसेप्ट है क्या? ये दोनों सिमिलर ज़रूर है लेकिन सेम नहीं है। मार्जिनल कॉस्ट सिर्फ एक यूनिट के बढ़ने घटने से जो खर्चा चेंज होता है उसको कंसिडर करता है, लेकिन जो वेरिएबल कॉस्ट है तुम कितनी भी यूनिट्स ऊपर नीचे कर लो उनके बीच में जो चेंज आ रहा है उसको हम वेरिएबल कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है, सो अगर मैं पहले 1000 यूनिट्स बना रही थी अब 1200 बना रही हूँ तो ये 200 यूनिट का चेंज आया, इसके कारण जो खर्चा चेंज हुआ होगा वो मेरा वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगा, है ना। लेकिन अगर सिर्फ एक यूनिट का चेंज हुआ होता तो मैं उसको मार्जिनल कॉस्ट बोलती। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। ये दो अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू आप खर्चों को रिकॉर्ड कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। लेकिन इनको समझने से पहले ना हम समझते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन रिलेटेड खर्चा, तो इसके अंदर प्रोडक्शन करने में जो खर्चे लग रहे हैं वो हम कवर करेंगे। और मेजरली 4 खर्चे हमारे लगते हैं प्रोडक्शन के अंदर। पहला होता है डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा होता है डायरेक्ट लेबर, तीसरा होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड एट लास्ट होता है प्रोडक्शन का ओवरहेड, मतलब प्रोडक्शन के इनडायरेक्ट खर्चे। इसके अंदर वेरिएबल भी हो सकता है और फिक्स्ड नेचर का भी खर्चा हो सकता है। जो डायरेक्ट वाले खर्चे होते हैं ना ये सारे के सारे वेरिएबल नेचर के ही होते हैं। ठीक है, अब एज ओवरहेड्स मतलब इनडायरेक्ट खर्चों की बात निकली है तो हम समझते हैं कि ओवरहेड्स कितने टाइप के होते हैं। पहला होता है प्रोडक्शन, दूसरा होता है एडमिन का मतलब ऑफिस रिलेटेड ओवरहेड्स, और तीसरा होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटेड ओवरहेड। ये सारे ओवरहेड्स फिक्स्ड और वेरिएबल में बांटे जा सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ना कि प्रोडक्ट की यूनिट्स का खर्चा, तो प्रोडक्ट की यूनिट्स का खर्चा मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात की जा रही है, क्योंकि एडमिन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये प्रोडक्ट की यूनिट्स के खर्चे थोड़े ना होते हैं, ये तो सेल्स के खर्चे, ये तो ऑफिस के खर्चे होते हैं। प्रोडक्ट की यूनिट्स को बनाने के खर्चे नहीं होते हैं, है ना। तो जो हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के बीच में डिफरेंस देखने वाले हैं ये मेजरली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से आता है। ठीक है, नाउ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर चाहे खर्चा फिक्स हो चाहे खर्चा वेरिएबल हो, हम सारा खर्चा उठा के प्रोडक्ट की यूनिट्स के ऊपर डाल देते हैं। सारा खर्चा मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला सारा खर्चा उठा के प्रोडक्ट की यूनिट्स पे डाल देते हैं। इन दैट केस ये सारा वेरिएबल और ये सारा फिक्स्ड सब कुछ प्रोडक्ट की यूनिट्स के ऊपर चार्ज हो जाएगा अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। लेकिन जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो करते हैं तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल खर्चे हम उठा के प्रोडक्ट की यूनिट्स के ऊपर डालते हैं, जो फिक्स खर्चा है वो P&L अकाउंट में जाता है। ठीक है, नाउ इसीलिए अगर आप देखोगे तो कॉस्ट क्लासिफिकेशन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हमको नहीं फर्क पड़ता कि खर्चा फिक्स है कि वेरिएबल है। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर हमको फर्क पड़ता है, इसीलिए हम खर्चों को फिक्स और वेरिएबल के बीच में बांटते हैं। नेक्स्ट आता है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। देखो यार, तुमने जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो किया इसके अंदर जितने भी यूनिट्स तुमने प्रोड्यूस किए उसके ऊपर चाहे खर्चा फिक्स हो चाहे खर्चा वेरिएबल हो सारा खर्चा डाला। इन दैट केस जितनी यूनिट्स तुमने सेल की होगी उसके ऊपर भी फिक्स्ड और वेरिएबल सारा खर्चा आया होगा, और जितनी यूनिट्स तुम्हारी इन्वेंट्री में पड़ी होगी उसके ऊपर भी फिक्स्ड और वेरिएबल सारा खर्चा आया होगा। इसीलिए इन्वेंट्री वैल्यूएशन अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग टोटल कॉस्ट पे किया जाता है। टोटल कॉस्ट मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की बात की जा रही है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो अपनी क्लैरिटी के लिए, ये टोटल कॉस्ट कौन सा है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, है ना। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का चाहे फिक्स नेचर वाला हो वेरिएबल नेचर वाला हो, ये सारे खर्चे के हिसाब से इन्वेंट्री को वैल्यू किया जाता है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर एज जितनी भी यूनिट्स मैं प्रोड्यूस कर रही हूँ उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल खर्चा डाल रही हूँ, तो जितनी यूनिट्स मैं सेल कर रही हूँ उसके ऊपर भी सिर्फ वेरिएबल खर्चा आ रहा है, और जितनी यूनिट्स मैं इन्वेंट्री पे रख रही हूँ उसके ऊपर भी सिर्फ वेरिएबल खर्चा आ रहा है ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब सिर्फ ये वाले खर्चे के हिसाब से मैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन करूँगी अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर चाहे ओवरहेड फिक्स नेचर का हो चाहे वेरिएबल नेचर का हो, सारा ओवरहेड उठा के हम यूनिट्स के ऊपर चार्ज कर देते हैं। कौन से ओवरहेड की बात की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन ओवरहेड की बात की जा रही है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि प्रोडक्शन ओवरहेड
एब्जॉर्प्शन हम बात कर रहे हैं, है ना। तो प्रोडक्शन ओवरहेड पूरा उठा के हम प्रोडक्ट की यूनिट्स के ऊपर चार्ज कर देते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर जो प्रोडक्शन ओवरहेड वेरिएबल नेचर का होता है, सिर्फ उसको हम यूनिट्स के ऊपर चार्ज करते हैं। जो फिक्स नेचर का प्रोडक्शन ओवरहेड होता है उसको हम P&L अकाउंट में लेके जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, उसके अंदर तुम प्रोडक्शन का फिक्स्ड ओवरहेड भी उठा के प्रोडक्ट की यूनिट्स के ऊपर चार्ज कर रहे हो। अब प्रॉब्लम क्या होती है पता है, ये जो फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं वो फिक्स्ड नेचर के हैं। इन दैट केस सोच के देखो, अगर मेरा 10,000 का खर्चा है, मैं अगर 1,000 यूनिट बना रही हूँ तो भी ये खर्चा 10,000 ही रहने वाला है। अगर मैं 5,000 यूनिट बना रही हूँ तो भी ये खर्चा 10,000 ही रहने वाला है ना। लेकिन अगर पर यूनिट में आप इसको सोचो तो पर यूनिट में जब मैं 1,000 यूनिट्स बना रही हूँ तो खर्चा आ रहा है फिक्स्ड ओवरहेड वाला 10 रुपये पर यूनिट। लेकिन वहीं जब मैं 5,000 यूनिट्स बना रही हूँ तो पर यूनिट के ऊपर खर्चा आ रहा है 2 रुपये पर यूनिट। थिंक अबाउट इट यार, ऑर्गेनाइजेशन ने सिर्फ अपनी यूनिट्स बदली, इसलिए ये खर्चा ज़्यादा चार्ज किया जा रहा है जब आप कम यूनिट बना रहे हो, कम चार्ज किया जा रहा है जब आप ज़्यादा यूनिट्स बना रहे हो। कितना फ्लक्चुएशन आएगा इनके खर्चे में, है ना। जो खर्चा पर यूनिट बेसिस में वो कितना फ्लक्चुएट होगा, सिर्फ इसीलिए क्योंकि फिक्स्ड खर्चा फिक्स्ड है। ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं चाहती कि हर बार ये फिक्स खर्चे के कारण हमारा खर्चा पर यूनिट चेंज हो जाए, इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट पर यूनिट भी चेंज हो जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन बोलती है कि भाई इतने नखरे नहीं सहेंगे हम फिक्स्ड ओवरहेड वाले, हम भले ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं लेकिन इतना नखरा नहीं सहा जाएगा, हम इसको एक प्रॉपर रेट बना लेंगे। हम पहले से एक प्री डिटरमाइंड रेट रखेंगे और उसी रेट के हिसाब से हर बार फिक्स्ड ओवरहेड को चार्ज करेंगे। भले एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर फिक्स्ड ओवरहेड चार्ज किया जाता है प्रोडक्शन वाला, लेकिन वो प्री डिटरमाइंड रेट के हिसाब से किया जाता है, क्योंकि अगर हम ऐसे फिक्स्ड ओवरहेड को चार्ज करने लग जाए तो हर बार पर यूनिट में वो चेंज होता रहेगा, है ना। तो अगर आप एक प्री डिटरमाइंड रेट बना रहे हो फिक्स्ड ओवरहेड को चार्ज करने का, कौन सा फिक्स्ड ओवरहेड, फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड, इसको चार्ज करने का मैं अगर एक प्री डिटरमाइंड रेट बना रही हूं, लेट्स से 10 रुपये पर यूनिट मैं चार्ज करूंगी, है ना। तो ये प्री डिटरमाइंड रेट और जो मेरा एक्चुअल में फिक्स्ड ओवरहेड आया होगा उसके बीच में डिफरेंसेस हो सकते हैं, है ना। ये जो डिफरेंसेस होते हैं इनकी वजह से ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन अराइज होता है। और ये ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन कहाँ अराइज होगा, सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ने ही नखरा पाला है कि हम फिक्स्ड ओवरहेड को प्रोडक्ट की यूनिट्स के ऊपर चार्ज करेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग तो बेचारा चार्ज ही नहीं करता, तो इसके में कहाँ ही आएगा ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम कहाँ अराइज होता है, इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, क्योंकि आपने फिक्स्ड ओवरहेड अपने प्रोडक्ट की यूनिट्स पर चार्ज किया है और साथ साथ जो आप फिक्स्ड ओवरहेड चार्ज कर रहे हो वो एक प्री डिटरमाइंड रेट के हिसाब से चार्ज कर रहे हो, जिसकी वजह से एक्चुअल और प्री डिटरमाइंड इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये प्री डिटरमाइंड रेट ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन कैसे निकाला जाता है उसको समझ लेते हैं। लेट्स से मेरा नॉर्मल प्रोडक्शन है 10,000 यूनिट्स का, मेरा फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है 1 लाख का। ओवरहेड रेट कैसे निकाला जाएगा, जो भी आपका फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है आप उसको नॉर्मल कैपेसिटी से डिवाइड करोगे। नॉर्मल कैपेसिटी मतलब आप नॉर्मली कितना प्रोड्यूस करते हो, ठीक है। सो फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड है 1 लाख का, 10,000 यूनिट्स मैं नॉर्मली प्रोड्यूस करती हूँ, तो मेरा रेट कितना आ गया 10 रुपये पर यूनिट। अब एक्चुअल में मैं कितना भी प्रोडक्शन करूँ उसके ऊपर मैं 10 रुपये पर यूनिट ही चार्ज करने वाली हूँ। इससे मेरा पर यूनिट पे खर्चा कंस्टेंट रह जाएगा और फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड के कारण जो फ्लक्चुएशन आ रहे थे वो रिमूव हो गए, है ना। ना नॉर्मल कैपेसिटी मेरी 10,000 यूनिट है, लेकिन एक्चुअल में मैंने 12,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो ये 12,000 के ऊपर मैं कितना खर्चा डालूंगी, 12,000 यूनिट हमने जो रेट डिटरमाइन किया है 10 रुपये पर यूनिट का, हम उसके हिसाब से खर्चे चार्ज करेंगे, है ना। तो टोटल खर्चा आप कितना चार्ज कर रहे हो, 1,20,000 रुपये का। सोच के देखो यार, मेरा फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड 1 लाख का था, लेकिन मैंने अपनी यूनिट्स के ऊपर कितना चार्ज कर दिया, 1,20,000 चार्ज कर दिया। मतलब चार्ज करना चाहिए था 1 लाख, तुमने चार्ज कर दिया 1,20,000, ज़्यादा चार्ज किया है। ज़्यादा चार्ज किया है तो ओवर एब्जॉर्प्शन अराइज होगा। ओवर एब्जॉर्प्शन कब अराइज होता है, जब आप ज़्यादा ओवरहेड चार्ज कर देते हो अपने यूनिट्स के ऊपर ना। सिमिलर वे में अगर मेरा एक्चुअल 8,000 यूनिट्स का आता तो 8,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 रुपये पर यूनिट, कितना रुपए चार्ज करा मैंने, 80,000 रुपये। मेरे को चार्ज कितना करना था, 1 लाख रुपए चार्ज करना था, लेकिन मैंने कम यूनिट्स बनाए इसलिए कम खर्चा चार्ज हुआ। कम खर्चा चार्ज हुआ तो यहाँ पे क्या अराइज होगा, अंडर एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ओवर एब्जॉर्प्शन कब अराइज होता है, जब आप खर्चा ज़्यादा चार्ज कर देते हो यूनिट्स के ऊपर। अंडर एब्जॉर्प्शन कब अराइज होता है, जब आप खर्चा कम चार्ज कर रहे हो यूनिट्स के ऊपर, ठीक है ना।
ये कहाँ अराइज होगा? जब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हो, क्योंकि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर ही हम फिक्स ओवरहेड को उठा के यूनिट्स के ऊपर चार्ज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्टॉर्शन ऑफ प्रॉफिट। देखो यार, तुमने इन्वेंट्री जो चार्ज किया है, इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन किया है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर कैसे किया है? फिक्स और वेरिएबल दोनों खर्चों के हिसाब से किया है। नाउ थिंक अबाउट इट यार, हमको पता है ना फिक्स खर्चा कौन सा होता है? पीरियड कॉस्ट होता है। मतलब एक जो इस पर्टिकुलर पीरियड का खर्चा था, तुम उसको अब आगे के पीरियड में लेके जा रहे हो, क्योंकि इन्वेंट्री मतलब क्लोजिंग स्टॉक बन रहा है। क्लोजिंग स्टॉक में तुमने फिक्स खर्चा डाल दिया। फिक्स खर्चा तो पीरियड का खर्चा है, मतलब इस पर्टिकुलर पीरियड का था, लेकिन ये क्लोजिंग इन्वेंट्री अब तुम्हारी अगले साल चले जाएगी। इस क्लोजिंग इन्वेंट्री के साथ साथ तुम्हारा फिक्स कॉस्ट भी अगले साल जा रहा है। तो तुमने क्या किया? तुमने प्रॉफिट का डिस्टॉर्शन किया है, तुमने प्रॉफिट गलत शो किया है, क्योंकि तुम्हारा जो एक ऐसा खर्चा जो इस पर्टिकुलर पीरियड में चार्ज होना चाहिए था, क्योंकि वो पीरियड का खर्चा था, उसको तुम उठा के अगले पीरियड में लेके जा रहे हो, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिस्टॉर्शन ऑफ प्रॉफिट हो रहा है एज इन्वेंट्री का वैल्यूएशन पूरे कॉस्ट पे किया गया है। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में एज तुम सिर्फ वेरिएबल खर्चों को लेके जाते हो इन्वेंट्री में, तो कोई भी प्रॉफिट का डिस्टॉर्शन नहीं होता। डिस्टॉर्शन मतलब तुम प्रॉफिट ज़्यादा शो कर रहे हो, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर ज़्यादा क्यों शो हो रहा है? क्योंकि फिक्स कॉस्ट का कुछ पार्ट तुम उठा के इन्वेंट्री के नाम पे अगले ईयर में लेके चले जाओगे, तो ये फिक्स कॉस्ट कम चार्ज हो रहा है इस पर्टिकुलर पीरियड में, तो प्रॉफिट मेरा ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस। हमारा जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होता है इसके अंदर हम टोटल कॉस्ट के हिसाब से सेलिंग प्राइस सेट करते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग में हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल खर्चों के हिसाब से सेलिंग प्राइस सेट करते हैं, ठीक है। हमने पूरा का पूरा यहाँ पे एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग का डिफरेंस समझ लिया, साथ ही साथ हमने ओवर अंडर एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया। अब हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इनकम स्टेटमेंट बनाया जाता है अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एज वेल एज मार्जिनल कॉस्टिंग। सबसे पहले तो देखो यार, ये इनकम स्टेटमेंट है, मतलब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तुम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं शो करने वाले अलग अलग सिस्टम के हिसाब से, तुम पूरा इनकम स्टेटमेंट बनाने वाले हो, मतलब एट लास्ट प्रॉफिट तक पहुंचने वाले हो। मतलब ये जो प्रोडक्ट हमने बनाया उससे मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ वो निकालने वाले हैं। तो एज इनकम स्टेटमेंट है, तो पहले तुम स्टार्ट करोगे सेल्स से, इनकम से, फिर उसके बाद अपने सारे खर्चे शो करोगे। खर्चों में भी सबसे पहले प्रोडक्शन का खर्चा शो किया जाएगा, और एज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो फिक्स्ड एज वेल एज वेरिएबल जो भी टाइप का मेरा प्रोडक्शन का खर्चा है मैं वो सारा यहाँ पे शो करूंगी, और इससे मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यार, मुझे कहाँ पहुँचना है? मुझे प्रॉफिट पे पहुँचना है। प्रॉफिट कौन सी यूनिट से आता है? जो यूनिट्स आपने बेची। आप कौन सी यूनिट्स को बेचते हो? जो आपने प्रोड्यूस किया प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, इससे जो मेरे पास यूनिट्स आते हैं वो मैं एक्चुअल में सेल करने वाली हूँ। इन दैट केस वही एडजस्टमेंट हम यहाँ पे करने वाले हैं। जितने यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए उसमें मैं ऐड कर रही हूँ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और उसमें से मैं हटा रही हूँ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू तो मेरे को पिछले पीरियड के कॉस्टिंग स्टेटमेंट से मिल जाएगी, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तो इस पर्टिकुलर पीरियड का है ना, तो इसकी वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी। कैसे निकलेगी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से निकलेगी। सो लेट्स से अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 1 लाख रुपए का है 10,000 यूनिट्स के लिए, मैंने 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, टोटल खर्चा 1 लाख रुपए का किया। इन दैट केस अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक 1,000 यूनिट्स का है तो मैं खर्चा कैसे निकालूंगी? हमने टोटल खर्चा 1 लाख रुपए किया 10,000 यूनिट पे, तो पर यूनिट खर्चा कितना आ गया? 10 रुपये पर यूनिट। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो इससे मेरे पास टोटल खर्चा आ रहा है 10,000 रुपये का अंडर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। हमने क्या किया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड किया, और उसके बाद हमने यूनिट्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड कर देते हो, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हटा देते हो, तो हमारे पास ऐसी यूनिट्स आ जाती है जिसको अब हम बेचने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ गया? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और हमने देखा है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो एज मेरे को पूरा प्रॉफिट निकालना है, तो जो भी अंडर एब्जॉर्प्शन ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ होगा उसका भी मैं यहाँ पे एडजस्टमेंट कर दूंगी। देखो यार, अगर तुम्हारे पास ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है, मतलब तुमको खर्चा लेट से चार्ज करना था 1 लाख रुपए, तुमने चार्ज कर दिया 1,20,000 रुपए। इन दैट केस तुमने ज़्यादा चार्ज किया है। अब ज़्यादा चार्ज कर दिया, जो खर्चा है ही नहीं वो भी चार्ज कर दिया, तो उसको हटाना पड़ेगा ना भाई।
वो तो खर्चा था ही नहीं। 20,000 का जो तुमने एक्स्ट्रा चार्ज किया वो तो खर्चा था ही नहीं, तुमने बिना मतलब का एक्स्ट्रा चार्ज कर दिया। तो इसको हटाएंगे तो मैं खर्चों से इसको माइनस करूंगी। एज मैं सारे खर्चे शो कर रही हूँ तो खर्चों से मैं ओवर एब्जॉर्प्शन को हटा दूंगी। लेकिन वहीं अगर अंडर एब्जॉर्प्शन होता, मतलब खर्चा 1 लाख का है लेकिन तुमने सिर्फ 80,000 चार्ज किया है, मतलब 20,000 तुमने चार्ज ही नहीं किया, ये तो खर्चा है ना, तो इसलिए हम इसको ऐड कर देंगे। अंडर एब्जॉर्प्शन को ऐड किया जाएगा, ओवर एब्जॉर्प्शन को यहाँ से हटाया जाएगा। इसके बाद आप बाकी सारे ओवरहेड्स दिखाओगे, जैसे एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, इनका चाहे फिक्स्ड हो चाहे वेरिएबल हो, आप इनको शो करोगे। ठीक है, तो अब एज मैंने सारे के सारे खर्चे यहाँ पे शो कर दिए तो मेरे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। अब मैं क्या करने वाली हूँ, सेल्स में से टोटल कॉस्ट को माइनस करने वाली हूँ, मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। सिंपल। नाउ मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर इनकम स्टेटमेंट कैसे बनता है। मार्जिनल कॉस्टिंग में भी आप सेल से स्टार्ट करोगे क्योंकि ये भी इनकम स्टेटमेंट है, फिर इसके बाद आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शो करोगे। लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पार्ट बनेगा। यहाँ पे हमने फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड शो किया है क्या? नहीं। लेकिन वहीं अगर आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में देखोगे तो यहाँ पे फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड भी था, है ना। लेकिन मार्जिनल के अंदर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल खर्चे मेरे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से एज मेरे को प्रॉफिट तक पहुंचना है। प्रॉफिट कौन सी यूनिट से आता है? वो यूनिट जो तुम बेच रहे हो। कौन सी यूनिट्स तुम बेचोगे? जितनी तुमने प्रोड्यूस की प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो यहाँ पे भी हम ओपनिंग स्टॉक को ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में और क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ से रिड्यूस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक को रिड्यूस करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सेम तरीके से यहाँ पे भी कैलकुलेशन होगा कि लेट्स से अगर आपका 1 लाख का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है, आपने 10,000 यूनिट्स बनाए हैं, इन दैट केस अगर आप 1,000 यूनिट्स को क्लोजिंग स्टॉक में रख रहे हो तो 1 लाख का खर्चा था 10,000 यूनिट्स के लिए, तो पर यूनिट खर्चा कितना आया? 10 रुपये पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय 1,000 यूनिट्स जो आपके क्लोजिंग स्टॉक में जा रहे हैं। तो टोटल खर्चा क्लोजिंग स्टॉक का कितना आ जाएगा? 10,000 रुपये। ठीक है। अब अगर आप प्रोडक्शन की यूनिट्स में से ओपनिंग स्टॉक को ऐड कर दो, क्लोजिंग स्टॉक को हटा दो, तो मेरे पास कौन से यूनिट्स आ जाएंगे? जो यूनिट्स मैं बेचने वाली हूँ और उनका खर्चा हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, उन यूनिट्स का जो हम बेचने वाले हैं। ठीक है। इसमें अब आप वेरिएबल एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड कर दोगे। देखो यार, जब तुम ना एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग फॉलो करते हो ना, तो तुम सेल्स शो करते हो, उसमें से टोटल कॉस्ट माइनस करते हो, तुम्हारे पास एट लास्ट प्रॉफिट आ जाता है। लेकिन जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हैं ना, तो पहले हम सेल्स शो करते हैं, इसमें से सारे के सारे वेरिएबल खर्चे हटाते हैं, तो मेरे पास आ जाता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से आप फिक्स्ड कॉस्ट हटाते हो तो आपके पास आता है प्रॉफिट। ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से स्टेटमेंट को बनाया जाता है। तो इसमें पहले वेरिएबल कॉस्ट में हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला पार्ट शो कर दिया, है ना। अब मैं वेरिएबल बाकी बचे हुए खर्चे शो कर दूंगी, जैसे एडमिन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो मेरे पास अब आ गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स को मैं अगर माइनस करूं तो मेरे पास एट लास्ट आ जाता है कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे बनता है? सेल्स में से वेरिएबल खर्चों को हटाने से। फिर इसके बाद अगर आप फिक्स्ड खर्चे हटा दो, फिक्स्ड चाहे प्रोडक्शन का हो, चाहे एडमिन का हो, चाहे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हो, सब हम यहाँ से हटाएंगे और एट लास्ट में पहुँच जाऊंगी प्रॉफिट पे। ठीक है। सो हमने यहाँ पे क्या किया? सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट हटाया, हम कंट्रीब्यूशन पे पहुंचे, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट हटाया, हम एट लास्ट प्रॉफिट पे पहुंचे। डन। मूविंग फॉरवर्ड। तो ये थे हमारे 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनकम स्टेटमेंट। अब अगर आपको याद हो तो हमने कॉस्ट शीट भी सीखी है। कॉस्ट शीट के अंदर आप पहले सारे खर्चे शो करते हो, उसके बाद आप प्रॉफिट और सेल्स शो करते हो, है ना। एज ये कॉस्ट शीट है। बाकी सारी चीज़ें क्या थी? इनकम स्टेटमेंट थी, इसलिए हम पहले सेल्स से स्टार्ट कर रहे थे। साथ ही साथ जो दूसरा डिफरेंस है इनके बीच में वो ये है कि भाई यहाँ पे कॉस्ट शीट के अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे बन रहा था? एडमिन ओवरहेड को भी ऐड करने से। मतलब हम प्रोडक्शन के खर्चे तो ऐड करेंगे ही, साथ साथ एडमिन ओवरहेड को भी ऐड कर देंगे, फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है। लेकिन हमने इनकम स्टेटमेंट्स के अंदर समझा कि आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट वाले खर्चे और प्रोडक्शन ओवरहेड के खर्चे ऐड करोगे और उसके हिसाब से एडमिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाओगे। एडमिन ओवरहेड बाद में अलग से शो किया जाएगा। ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड। नाउ अब हम क्वेश्चन देखने वाले हैं कि कैसे इनकम स्टेटमेंट मार्जिनल और एब्जॉर्प्शन के अंदर प्रैक्टिकली बनाई जाएगी। ठीक। मैक्सवेल लिमिटेड प्रोड्यूस कर रहा है सिंगल प्रोडक्ट बूस्ट। इससे रिलेटेड हमको सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। सबसे पहले बता रहा है एक्टिविटी लेवल है 50% और 100%। एक्टिविटी लेवल मतलब जितनी मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी उसका मैं अगर 50% इस्तेमाल करती हूँ तो क्या होगा, अगर मैं उसका 100% इस्तेमाल करती हूँ तो क्या होगा। ठीक है। सेल्स एंड प्रोडक्शन के यूनिट्स हैं
400 और 800, मतलब अगर आपकी 50% कैपेसिटी है तो आप 400 यूनिट्स ही बना रहे हो और 400 ही बेच रहे हो। अगर आपकी कैपेसिटी 100% है तो आप 800 यूनिट्स बनाते हो और 800 ही बेचते हो। सेल्स का अमाउंट दिया हुआ है, प्रोडक्शन कॉस्ट वेरिएबल और फिक्स में दिया हुआ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल और फिक्स बताया गया है। नॉर्मल लेवल ऑफ कैपेसिटी फॉर द ईयर कितनी है? 800 यूनिट्स। तो 800 यूनिट्स आपकी नॉर्मल कैपेसिटी है। क्या करोगे इसका बताओ? नॉर्मल कैपेसिटी से क्या कैलकुलेट करते हैं? ओवरहेड का रेट, ठीक है। नेक्स्ट, फिक्स कॉस्ट आर इनकर्ड इवनली थ्रू आउट द ईयर। हम फिक्स कॉस्ट इनकर करने वाले हैं। एक्चुअल फिक्स कॉस्ट सेम होगा जितना बजटेड है, तो जितना भी बजटेड हमको दिया हुआ है 50% 100% के लिए फिक्स कॉस्ट, उतना ही सेम आपका एक्चुअल में भी रहने वाला है। देयर वर नो स्टॉक ऑफ बूस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं है मेरे पास। इन द फर्स्ट क्वार्टर मैंने 220 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, लेकिन मैं 160 यूनिट्स बेच रही हूँ। 220 बनाए, 160 बेच रहे हो, कोई भी ओपनिंग स्टॉक नहीं है, तो बचे हुए यूनिट्स कहाँ जाएंगे? 60 यूनिट्स मेरे क्लोजिंग स्टॉक बन जाएंगे, ठीक है। आपको बताना है कि कितना फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट एब्जॉर्ब कराया जाएगा, कितना अंडर और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड है, कितना प्रॉफिट आएगा एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और कितना प्रॉफिट आएगा एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। ना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मैं किसके लिए बताऊँ ये सारी चीज़ें? ये 400 यूनिट्स के लिए, ये 800 यूनिट्स के लिए, या फिर ये 220 यूनिट्स के लिए? तो देखो यार, जो फर्स्ट क्वार्टर वाला है वही आपका एक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बाकी सब तो बजट है। मेरा एक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो फर्स्ट क्वार्टर के लिए दिया हुआ है, तो इसी के लिए तो आप ये सारी चीज़ें निकालोगे ना, ठीक है। चलो सबसे पहले निकालते हैं फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट एब्जॉर्ब कितना कराया जाएगा। इसके लिए मुझे क्या चाहिए होता है? ओवरहेड का रेट कितना होगा, है ना। तो सबसे पहले हम ओवरहेड का रेट कैलकुलेट कर रहे हैं। ओवरहेड रेट कैसे निकलता है? हमें चाहिए होता है फिक्स कॉस्ट। कितना है फिक्स कॉस्ट? प्रोडक्शन वाला हमको देखना है, तो 1,60,000 मेरा प्रोडक्शन का फिक्स कॉस्ट है, डिवाइडेड बाय कितने यूनिट्स आपकी नॉर्मल कैपेसिटी है। नॉर्मल कैपेसिटी इज 800 यूनिट्स। तो मेरा ओवरहेड रेट कितना आ रहा है? 200 रुपये पर यूनिट, ठीक है। अब मेरा एक्चुअल में यूनिट्स मैं कितने प्रोड्यूस कर रही हूँ बताओ? हम फर्स्ट क्वार्टर के लिए देख रहे हैं। फर्स्ट क्वार्टर में हम कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं? 220 यूनिट्स। तो मेरा ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड कितना हो जाएगा? एज फर्स्ट क्वार्टर के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वार्टर में मैंने 220 यूनिट्स बनाए हैं, मल्टीप्लाइड बाय ओवरहेड रेट कितना है? 200 का, तो टोटल 44,000 ओवरहेड तुम एब्जॉर्ब कराओगे अंडर फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। नेक्स्ट, अब मेरे को बोल रहा है अंडर और ओवर रिकवरी ऑफ ओवरहेड निकालने। तो अंडर और ओवर रिकवरी कैसे निकलती है? जब हम जितना एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसको एक्चुअल से कंपेयर करें, है ना। तो ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड है मेरे पास 44,000। एक्चुअल ओवरहेड कितना है? एक्चुअल ओवरहेड, तो देखो यार, क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है कि तुम्हारा जितना बजटेड है उतना ही एक्चुअल फिक्स कॉस्ट होगा, है ना। तो 1,60,000 का बजटेड है, 1,60,000 का ही एक्चुअल होगा, लेकिन ये पूरे साल भर का है ना। मुझे तो सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर का ओवरहेड जानना है। तो अगर 1,60,000 पूरे साल भर का है, इसको मैं 4 से डिवाइड कर लूँ तो मेरे को फर्स्ट क्वार्टर का एक्चुअल पता चल जाएगा। दैट इज इक्वल टू 40,000, है ना। तो 1,60,000 को हमने 4 से डिवाइड किया तो हमें पता चला 40,000 रुपये एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड है ना। अब 44 रुपये तुमको चार्ज करना चाहिए था, लेकिन तुमने एक्चुअल में 44,000 चार्ज कर दिया। कितना ज़्यादा चार्ज किया? 4,000 ज़्यादा चार्ज किया। ज़्यादा चार्ज किया मतलब क्या होगा? ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड, ठीक है ना। मूविंग फॉरवर्ड, हमको बोल रहा है प्रॉफिट निकालो एज पर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, प्रॉफिट निकालो एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग। कितने यूनिट्स के लिए निकालेंगे? 220 यूनिट्स के लिए निकालेंगे। तो एक बात बताओ यार, मेरे को तो सारी इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है वो या तो 400 के लिए दी हुई है या तो 800 के लिए दी हुई है, 220 के लिए तो कुछ भी नहीं दिया हुआ। तो मुझे पहले निकालना पड़ेगा कि 220 यूनिट्स में कितने कौन से खर्चे आ रहे हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक वर्किंग नोट बनाते हैं जिसके अंदर पहले 220 यूनिट्स का सारा खर्चा निकालेंगे। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो मेरा फर्स्ट क्वार्टर है उसके अंदर मैं प्रोडक्शन भले 220 यूनिट्स का कर रही हूँ, लेकिन मैं सेल्स कितने यूनिट्स का कर रही हूँ? 160 यूनिट्स का, ठीक है। तो कैलकुलेशन ध्यान में रख के करना है कि 220 यूनिट्स प्रोडक्शन के हो रहे हैं, 160 यूनिट्स सेल्स के हो रहे हैं। किसके हिसाब से आप कैलकुलेशन करोगे? जो आपके पास बेस दिया हुआ है, दैट इज बजट्स। तो मैं बजट्स में या तो 400 वाला इस्तेमाल करना चाहूँ मैं वो भी कर सकती हूँ, मैं 800 वाला इस्तेमाल करना चाहूँ मैं वो भी कर सकती हूँ। किसी को भी बेस बना सकते हो। हम अभी के लिए 800 वाले को बना रहे हैं,
ठीक है। सो 800 वाले को बना रहे हैं तो मैंने 400 को कट कर दिया ताकि हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन 800 वाले से देखें। प्रोडक्शन एंड सेल्स यूनिट 800 में कितने हैं, 800 यूनिट्स के ही हैं, है ना। तो 800 यूनिट्स ही प्रोड्यूस किए जा रहे हैं और 800 यूनिट्स ही सेल किए जा रहे हैं। ये पूरे ईयर का बजट है, ठीक ना। अब मैं सेल्स का अमाउंट देखती हूँ कितना है। सेल्स अमाउंट इज 16 लाख फॉर 800 यूनिट्स। 16 लाख 800 यूनिट्स का है। मेरे को कितने यूनिट्स बेचने हैं, एक्चुअल में 160 यूनिट्स बेचने हैं, तो उसका मुझे प्राइस पता होना चाहिए। 16 लाख रुपए अगर मैं 800 यूनिट्स के लिए कमा रही हूँ तो मैं अगर 16 लाख को 800 से डिवाइड करूँ तो मुझे पर यूनिट कॉस्ट मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 2000 रुपीज़ पर यूनिट। अगर इसको मैं 160 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे को 160 यूनिट का सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। 2000 मल्टीप्लाइड बाय 160 दैट इज इक्वल टू 3,20,000 मेरा यहाँ पे सेल्स का वैल्यू आ रहा है फॉर फर्स्ट क्वार्टर, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद मुझे प्रोडक्शन के खर्चे दिए हुए हैं। प्रोडक्शन का वेरिएबल खर्चा हम पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। वेरिएबल खर्चा है 6,40,000, ये पूरे साल भर का है, 800 यूनिट्स के लिए। मुझे किसके लिए जानना है, 220 यूनिट्स के लिए। ध्यान देना, भले मैं सेल्स 160 यूनिट्स की कर रही हूँ लेकिन मैं प्रोडक्शन कितने का करने वाली हूँ, 220 यूनिट्स का। वेरिएबल खर्चा किसका निकाल रहे हो, प्रोडक्शन का। तो एज तुमने 220 यूनिट्स प्रोड्यूस किए हैं तो ये वेरिएबल कॉस्ट तुम 220 यूनिट्स के ऊपर चार्ज करोगे, ठीक है। 6,40,000 हमारे 800 यूनिट्स का वेरिएबल खर्चा है, मल्टीप्लाइड बाय हमें किसका जानना है, 220 यूनिट्स का जानना है। तो 6,40,000 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाइड बाय 200 दैट इज इक्वल टू 220, है ना, दैट इज इक्वल टू 1,76,000। नेक्स्ट, इसके बाद आता है फिक्स्ड खर्चा। फिक्स खर्चा प्रोडक्शन का कितना है, 800 यूनिट्स के लिए 1,60,000 ना। आपका 220 यूनिट जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए प्रोडक्शन का फिक्स्ड वाला पार्ट कितना होगा। एक्चुअल अगर आप देखोगे तो हमने अभी कैलकुलेट किया कि 40,000 एक्चुअल है ना, एक्चुअल 40,000। पर साथ साथ हमने ये भी देखा कि एब्जॉर्ब्ड भी है कुछ। एब्जॉर्ब्ड वाला कितना है, 44,000। एक बात बताओ यार, मेरा जो प्रोडक्शन का फिक्स्ड वाला खर्चा है वो मैं एब्जॉर्ब्ड के हिसाब से किस में चार्ज करती हूँ, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर, है ना। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंदर जितना हमने एब्जॉर्ब कराया है उसको हम चार्ज करते हैं। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग में तो कोई एब्जॉर्प्शन का झंझट ही नहीं है ना, इसलिए हम उसमें एक्चुअल के हिसाब से चार्ज करने वाले हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में वेरिएबल और फिक्स दोनों हैं। सबसे पहले वेरिएबल के बारे में डिस्कस करते हैं। वेरिएबल खर्चा है कितना, 3,20,000 का 800 यूनिट्स के लिए। 3,20,000 अगर 800 यूनिट्स के लिए है तो 220 के लिए कितना होगा। मैं 220 के लिए निकालूंगी क्या, पहले तो ये बताओ मुझे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा कौन से यूनिट्स पे किया जाता है, जो यूनिट्स तुम बेच रहे हो। तो बताओ हम 220 यूनिट्स बेच रहे हैं कि 160, यार 160 बेच रहे हैं, तो मैं ये खर्चा 220 पे नहीं 160 पे कैलकुलेट करूंगी। तो ये जो कैलकुलेशन हो रही है यहाँ पे उसको ध्यान देना है कि कौन सा खर्चा किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए एप्लीकेबल है। 3,20,000 डिवाइडेड बाय 800 मल्टीप्लाइड बाय 160 करोगे तो ये आता है 64,000, ठीक है। नेक्स्ट, फिक्स्ड खर्चे की बात करें अगर, तो फिक्स खर्चा है 2,40,000 का, पूरे साल भर का है। हमें फर्स्ट क्वार्टर का निकालना है तो 2,40,000 को 4 से डिवाइड कर देंगे, टोटल आएगा 60,000। अब एक बात बताओ यार, क्या सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के फिक्स्ड के अंदर भी हम एब्जॉर्प्शन के लिए अंदर अलग, मार्जिनल के लिए अलग कैलकुलेट करेंगे क्या? आंसर इज नो। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो ओवरहेड रेट वाला झंझट है वो सिर्फ फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए है, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन वाले फिक्स कॉस्ट के लिए नहीं है, ठीक है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का फिक्स कॉस्ट चाहे आप मार्जिनल फॉलो करो चाहे आप एब्जॉर्प्शन फॉलो करो, दोनों सिचुएशन में सेम तरीके से चार्ज किया जाएगा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हमको कुछ नहीं करना, हमारे पास सारे खर्चे कैलकुलेट हो गए, बस हमको देख देख के यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पुट करनी है इनकम स्टेटमेंट के अंदर। सबसे पहले हम एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के हिसाब से इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं, जिसमें पहले हम क्या शो करेंगे, सेल्स कितना है, 3,20,000 का सेल्स है फॉर फर्स्ट क्वार्टर। ध्यान रखना सारी इन्फॉर्मेशन किसकी होगी, फर्स्ट क्वार्टर की होगी। 3,20,000 की हमने सेल्स की। फिर इसके बाद हम क्या शो करते हैं, हम सारे खर्चे शो करते हैं। खर्चों में हमारे पास सबसे पहले आता है प्रोडक्शन का कॉस्ट, है ना।
इसको हम नाम दे देते हैं ए, हमारे सेल्स को, और सेल्स का कोई काम नहीं है तो इसके नीचे एक लाइन खींच दो, ठीक है। प्रोडक्शन कॉस्ट में हम यहाँ पे वेरिएबल वाला प्रोडक्शन कॉस्ट और फिक्स्ड वाला प्रोडक्शन कॉस्ट दोनों शो करेंगे, क्योंकि हम क्या फॉलो कर रहे हैं, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में वेरिएबल हो चाहे फिक्स्ड हो, दोनों खर्चा प्रोडक्ट के कॉस्ट में जाता है। कितना है वेरिएबल, 1,76,000। फिक्स्ड कितना है, फिक्स्ड है 44,000 फॉर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। टोटल कितना हुआ, 2,20,000। 2,20,000 का मेरे पास खर्चा आ रहा है प्रोडक्शन का, तो ये मेरा बन गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करते हैं और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को यहाँ से रिमूव करते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स मेरे पास क्वेश्चन में है ही नहीं, क्वेश्चन ने पहले बोल दिया कि ओपनिंग स्टॉक नहीं अवेलेबल है। क्लोजिंग स्टॉक तो है ना, हम 220 यूनिट्स अगर बना रहे हैं, 160 ही बेच रहे हैं, तो बचा कितना, 60 यूनिट्स। ये 60 यूनिट्स मेरे क्लोजिंग स्टॉक होंगे। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कैसे निकाला जाता है, आप देखते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कितना है 2,20,000। कितने यूनिट्स के लिए है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जितने यूनिट्स तुमने प्रोड्यूस किए। हमने 220 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, पर क्लोजिंग स्टॉक में कितने यूनिट्स जा रहे हैं, 60 यूनिट्स। तो 2,20,000 डिवाइडेड बाय 220 मल्टीप्लाइड बाय 60 करोगे तो 60,000 का यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, ठीक है। एज क्लोजिंग स्टॉक है तो उसको हम माइनस करेंगे, यहाँ से क्लोजिंग स्टॉक को हटा दो तो हमारे पास वैल्यू कितनी आती है, 1,60,000। दिस इज माई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अभी देखो हमने प्रोडक्शन के खर्चे शो किए, हमको सारे खर्चे शो करना है, तो अब हम शो करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का कॉस्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एडमिन वाला खर्चा नहीं है, सिर्फ प्रोडक्शन का और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का, इसलिए हम डायरेक्टली अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा शो कर रहे हैं। इसके अंदर भी वेरिएबल और फिक्स्ड है, वेरिएबल फिक्स्ड। वेरिएबल खर्चा कितना है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल है 64,000, फिक्स्ड है 60,000। सो 64,000 एंड 60,000, टोटल खर्चा कितना हुआ, 1,24,000। टोटल कर लो इनको तो मेरे को क्या मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट 1,60,000 प्लस 1,24,000 इज 2,84,000, ठीक है ना। ये टोटल कॉस्ट को हम नाम दे देते हैं बी। अब हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैसे निकालोगे, ए मतलब सेल्स को बी मतलब टोटल कॉस्ट से माइनस करके, है ना। तो 3,20,000 माइनस 2,84,000 दैट इज इक्वल टू 36,000 मेरा यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है। डन। अब हम यही सेम चीज़ मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए करने वाले हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट स्टेटमेंट बनता कैसे है, पहले आप शो करते हो सेल्स, उसमें से सारे वेरिएबल खर्चे हटाते हो तो आपके पास कंट्रीब्यूशन आता है। कंट्रीब्यूशन में से जब आप फिक्स कॉस्ट हटाते हो तब आपके पास यहाँ पे प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको सारे खर्चों को शो करना है। सबसे पहले आते हैं सेल्स पे। सेल्स सेम ही रहेगा 3,20,000, है ना। इसके बाद हम शो करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। सेल्स को नाम दे दो ए। वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले क्या शो करोगे, प्रोडक्शन रिलेटेड कॉस्ट। प्रोडक्शन में हम सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल वाला पार्ट शो करेंगे, क्योंकि फिक्स्ड वाला मार्जिनल के अंदर शो नहीं होता, है ना। वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है आपका, 1,76,000, ये यहाँ पे शो कर दो, ठीक है। 1,76,000 का अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है तो इसमें अब आपको क्या करना होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को ऐड करना होता है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को आप यहाँ से हटा देते हो, है ना। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स हमारे पास नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है, 60 यूनिट्स का है। किसके हिसाब से कैलकुलेट होगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से। तो 1,76,000 डिवाइडेड बाय 220 यूनिट्स के लिए 1,76,000 हमने खर्च किया है, मल्टीप्लाइड बाय 60 यूनिट्स का हमको जानना है। सो 176 डिवाइडेड बाय 220 इंटू 60 दैट इज इक्वल टू 48,000 हमारा यहाँ पे खर्चा आ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक है तो इसको हम यहाँ से माइनस करेंगे, हमारे पास आएगा 1,76,000 माइनस 48 दैट इज इक्वल टू 1,28,000, ठीक है। अब इसमें एज वेरिएबल कॉस्ट हम सारे शो कर रहे हैं तो हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे शो कर देंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल कॉस्ट कितना है, 64,000, इसको भी शो कर दो यहाँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इसको हम नाम दे देंगे बी। 1,28,000 प्लस 64,000 इज 1,92,000 का मेरे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ रहा है। अब हम निकालेंगे सी जो है कंट्रीब्यूशन। कैसे निकलता है, जब आप सेल्स में से टोटल वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हो। सेल्स थी हमारी
3,20,000 माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट है 1,92,000, दैट इज इक्वल टू 1,28,000 इज माई कंट्रीब्यूशन। इसमें से हम क्या हटाएंगे अब? फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हम सारा फिक्स कॉस्ट यहीं शो करेंगे, चाहे वो प्रोडक्शन का हो, चाहे वो एडमिन का हो, चाहे वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का हो। एज एडमिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है तो प्रोडक्शन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का यहाँ पे शो कर दोगे। जो यहाँ पे शो होगा प्रोडक्शन का फिक्स कॉस्ट वो कौन सा वाला होगा? एक्चुअल वाला 40,000, और साथ साथ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का भी हम एक्चुअल शो करेंगे 60,000। ठीक है, सो 40,000 एंड 60,000 टोटल कितना हो रहा है? 1,00,000। 1,00,000 मेरा फिक्स कॉस्ट है। अगर मैं प्रॉफिट तक पहुंचना चाहती हूँ तो मुझे कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट हटाना पड़ेगा, तो मेरे पास आ रहा है 28,000 प्रॉफिट। ठीक है, तो हमने दोनों स्टेटमेंट के हिसाब से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एज वेल एज मार्जिनल कॉस्टिंग के हिसाब से खर्चे कैलकुलेट किए और प्रॉफिट निकाला। अगर आप देखो तो एब्जॉर्प्शन के हिसाब से 36,000 का प्रॉफिट आ रहा है, वहीं मार्जिनल के हिसाब से 28,000 का प्रॉफिट आ रहा है। क्या गलत है? क्या हमने कुछ गड़बड़ की है क्या? आंसर इज नो। अगर आप देखो तो दोनों के हिसाब से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग निकलता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग निकलने की वजह से आपका जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होता है वो हर बार अलग अलग हो रहा है दोनों सिचुएशन में, जिसकी वजह से आपका ये खर्चा अलग आया है। ठीक है, तो खर्चा अलग आता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन अलग तरीके से की जाती है। डन। आई होप आपको अच्छे से क्लैरिटी आई हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनकम स्टेटमेंट आपको बढ़िया से क्लियर हो, आपको पता हो कि किसके बाद क्या स्टेप फॉलो किया जा रहा है। तो आई विल सजेस्ट यू कि एक बार और इसको रिवाइज कर लो, है ना। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट में, दैट इज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। एज कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस थोड़ा बड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेटेड टू मार्जिनल कॉस्टिंग, तो हम ना इसको पूरा अलग से एक क्लास बनाएंगे जिसके अंदर कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस डिस्कस करेंगे। तो अगली क्लास होगी हमारी मार्जिनल कॉस्टिंग की, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की। आई विल सजेस्ट यू कि पहले आप इस पर्टिकुलर क्लास को बहुत अच्छे से कर लो, आप क्वेश्चन को भी एक दो बार प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको क्लैरिटी रहे, और इसके बाद अगर आप जाके ये कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस देखोगे ना तो आपको बढ़िया से क्लैरिटी आएगी। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन हैप्पी लर्निंग।